ये हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग जानते हैं लाटी कहानी, ठीक है ना, जो शिवानी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? शिवानी। तो चलो शिवानी का सबसे पहले शिवानी के बारे में जान लो, तब उनकी कहानी के बारे में जानना। तो शिवानी का जन्म राजकोट सौराष्ट्र में 17 अक्टूबर सन 1924 ईस्वी को विजयादशमी के दिन हुआ था। कब हुआ था? विजयादशमी के दिन हुआ था। शांति निकेतन और कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपने शिक्षा पाई। पर्वतीय समाज से आपकी संबद्धता रही। आप लोकप्रिय लेखिका रहीं। आपकी कहानियां प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। शिवानी ने 79 वर्ष की उम्र में 21 मार्च सन 2003 ईस्वी को इस दुनिया से सांसारिक नाता तोड़ लिया। इनकी रचनाएं हैं विष कन्या, करिए छिमा, लाल हवेली, अपराधिनी, पुष्पहार तथा 4 दिन। और देखिए जो उपन्यास हैं 14 फेरे, श्मशान चंपा, कैजा, भैरवी, कृष्णकली, मायापुरी, सुरंगमा, ये इनके उपन्यास, ठीक है ना। ये इनके क्या हैं? उपन्यास। तो आइए अब लाटी कहानी के बारे में जानते हैं। कौन सी कहानी? लाटी कहानी। एकदम ध्यान से सुनिए। जैसे कहानी दादी सुनाती थी ना, लेकिन आज दादी नहीं सर जी सुनाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जरूरत पड़ने पर हूँ करते रहिएगा। हूँ जानते हैं ना, समझ रहे हो ना? हाँ वही। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठियां सैनेटोरिया की बलैया सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी सिरदर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मनुष्य का जीवंत आह्वान थी। मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। भुवाली से भी अधिक मांग तब गोठिया सैनेटोरियम की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सैनेटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगिणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाइयां देता। पास के बगल के मरीजों की बड़ी तृष्णा और चाव से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंद चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की स्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता। बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड़ से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यदि उनका वास्तविक हनीमून था, यही इनका वास्तविक हनीमून था, जहां न अम्मा चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आज़ाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमजोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता, तो उसकी सींग सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती थी। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मुहब्बत से नहीं। क्षण भर को यह समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10-20 पुत्र नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केसों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता था। ठीक है ना।
टोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह परे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घून किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश कर पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराती वह अपनी कदर ये गोलियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्ष्य गालियों का अक्षय भंडार खोल देती, कभी लक्ष्यपति ससुर को लक्ष्य बनाती। हैं हमारे बुढ़जू आदि कुमाऊं के छत्रपति, पर बहू तिथाड़ श्मशान को जा रही है तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा वही बदचात नर से मादा निकला। ऐसा बास क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता, एक मेरा खसम है साला, पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जारे की ठठरी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। वह फिर कहती, क्यों भाभी क्यों कोस रही हो? कप्तान हंसकर कहता। प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मूछे उखाड़कर हरामी के मुंह में ठूंस दूं। कप्तान हंसते हंसते दुहरा हो जाता। मूछे उखाड़कर मुंह में ठूसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वह भागकर बानों को सुना आता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थीं। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई थी। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूछों को उसके मुंह में ठूंसने के स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानों की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए थे। जब ऐसी हंसती खेलती लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में उड़ती रुई का फाया थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौती जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को छोड़ना स्नेहमयी माता हंस हंस कर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानों की हर जिद पूरी करता। कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो वह अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपने देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानों से विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटी शरीर और बुरी बुरी मूछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊ लेटे थे। क्या नाम है तुम्हारा? कप्तान ने पूछा उससे कि क्या नाम है तुम्हारा। उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो। उसके पहले होंठ हिलकर रह गए थे। राम राम मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। यह सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठीं। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरूली, परूली, रमा, खष्टी। वह बोला, कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वह सकेदार बांका कप्तान, कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया, पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना पड़ा। कप्तान बानो से विदा लेने गया। वह कोने में बैठी छलकियां कतर रही थी।
उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसके घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भर आया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधू को इस तरह घर छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलीबारी से भी भयंकर लगा। उसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी वहशी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते फौजी अफसरों में कप्तान की सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा के युद्ध के स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी के दांतों के बीच जीभ सी बचाता सेत गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 साल नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीसकर बड़ियां तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग्य बाण उसे छेद देते वह घुलती गई और एक दिन क्षय का तंडक कुंडली मारकर उस नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया और तो घर वाले के चेहरे लटक गए। गोठिया पहुंचा तो एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटोरियम की मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए। पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बक्सा निकलवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमला खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर टू डू 3 days। आई गिव हर टू डू 3 days। इससे ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह अपने घर की करवाहट से अछूता ही रखना चाहता था। बुआले के पास एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा। मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाँ फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह जलेंगे बानो। यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बानो बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह कभी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आई, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान जो काटे नहीं करती। 1 ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छांटी, ऊंची अगली गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी। फिर दूजू की बीवी थी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं थी। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान के 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपए और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में अभी वह ऐंठ नहीं रह गई थी। कनबटी के आसपास बाल सफ़ेद हो गए थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काठ गोदाम से चलकर गोठिया दिखा और वह गुमसुम सा हो गया।
नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली चलो पहाड़ का इंटीरियर घुमा जाए। भुआली चले। चिकन सैंडविच रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसे अपनी फिएट गाड़ी भुआली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी चमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुआली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान से मैं आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई की गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था। मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वह बोला। भाड़ में कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हीर की जूतियाँ चटकारती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केतली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हुआ है, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकानदार घेर ली। ओहो गुरु कहकर वैष्णवियों के हेड ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी। इसी से शायद मर्दानी स्वर में भी बोल रही थी। सोचा बामर जीव की दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाठी पर पड़ी। चलो आ जाओ बच्चों, अब यहीं से देखिए कहानी में नया मोड़ आ गया है। ठीक है, अब जानिए लाठी नया चेहरा, जब तक जिसका अभी तक कोई जिक्र नहीं था वह कहाँ से आ गया। तो लाठी, अरे लाठी भी आई है, अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाठी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाठी अपने दाढ़िम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंसती। मेजर का शरीर शून्य पड़ गया, सोच होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी और गूंगी जीवा पर गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय क्या यह गूंगी है? माय गॉड व्हाट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाठी है, दुकानदार ने कहा और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जिसका? प्रभा मुग्ध लाठी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मीम साहब, अब तो लाठी ही इसका नाम है। हेड वैष्णवी ने कहा, हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जी भरी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में चरियो मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर क्षय रोग था, क्षय रोग मतलब टीबी क्षय रोग, ठीक है ना। एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग शोक ठीक हो गया इसका। लाठी जीभ दिखा। धूं धू कर लाठी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी और जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती, बस खाती है। 2.5 शेर, सब भूल गया, हमारा आर्डर भी नहीं मानता। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, आपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फीक फीक कर हंसती है, हरामी। अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलख बजाता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियाँ भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ लाठी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बिंद का लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जुबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछुड़ने को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी राष्ट्रपति के सहभोजों से चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सके। उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। इस प्रकार यह कहानी लाठी समाप्त हो गई। कुछ प्रश्न है, देख लीजिए।
पहला होगा कि कथानक की दृष्टि से लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, हो सकता है यह भी पूछे कि लाठी कहानी की कथा वस्तु क्या है। लाठी कहानी की के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। शिवानी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पूछ देगा। ठीक है, लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, लाठी कहानी की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए, चाहे विशेषता पर प्रकाश डालिए। यही सारे प्रश्न आएंगे, सारे पढ़ने की जरूरत है। चलिए।